गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही नहीं, जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा नॉन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करने के लिए। अ, तो सच ये कि अर्थ पे जितनी भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, राइट। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अर्थ के जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और इसी का अंजाम है कि आदमी तरह-तरह के हुक्स एंड क्रूक्स तरीकों में लगा हुआ है, ओके। एंड ये सारी प्रॉब्लम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, राइट, पॉल्यूशन, राइट, ये सब क्राइम, इवन टेररिज्म के आतंकवाद, communal violence, caste violence, okay, violence in the name of nationalism, right? So these all are root cause of all these problems is this uncontrolled population growth of the world, right? It's a problem all over the world. So uh, मतलब हमारी हालत, आदमी, इंसान जो जानवर है, इसकी हालत आज ये हो गई है कि उसके पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, राइट। दिल्ली जैसे शहरों में और मेट्रो सिटीज में, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो अब्रॉड, आल्सो इन मेगा सिटीज ऑफ द फॉरेन कंट्रीज आल्सो। सो सांस लेने के लायक हवा नहीं बची है। जहर इनहेल करते हैं हम, पॉइजन इनहेल करते हैं, राइट। वाटर पोल्यूशन, पानी पीने के लायक नहीं रहा। ओशन तक हमने गंदे कर दिए हैं, राइट। दिल्ली में अमोनिया का लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी बंद करना पड़ा, राइट। तो तरह तरह के क्राइम्स, यू नो, हीनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, के माताओं, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब इतने जानवर से भी बदतर जो क्राइम करता है इंसान, राइट। तो ये सब आदि जंगल काटे जा रहा है। अमेज़न जो अर्थ के लंग्स कहे जाते हैं, ठीक है, उनको विकास के नाम पर काटे जा रहा है, राइट। मतलब ये कैसा विकास है? जो बेसिक जिंदा रहने के लिए जो चीजें होती हैं, जिससे हमारी हेल्थ बनती है, जिसे बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, बेसिक चीज होती है, एयर, वाटर एंड फूड, राइट। तो यही हमारे पास प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो ये कैसा विकास है? मतलब शायद हमें ये इसका नाम रखने में कोई, हमें टर्मिनोलॉजी में कुछ गड़बड़ है। ये विकास नहीं, एक तरह का विनाश है। यानी हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरह से वर्ल्ड जिस तरफ जा रहा है कि नेचुरल कैलेमिटीज, सिटीज में चलने के लिए जगह नहीं है, सड़कों पे जगह नहीं है, गाड़ियों का जाम, एक साइकिल एक मर्सिडीज से ज्यादा तेज चलती है सिटीज में, राइट। आई मीन, सो इस तरह व्हाट यू से, जंगल के जानवर भी इंसान से ज्यादा अ, अच्छे तरह से जीते होंगे और अच्छी तरह से जीते हैं। ये एक फैक्ट बनता जा रहा है। और आई एम सॉरी टू से, ओके, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ओके। बट बट जिस तरह हम अर्थ को ट्रीट कर रहे हैं, ओके, इस अर्थ को जिस तरह हम एक डस्टबिन की तरह यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे आज इसको हम छोड़ के कल कहीं हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे और चांद पे चले जाएंगे, ओके। मतलब इंसान जो है, अपनी अपने पास जो चीज होती है उसको भूल गया है, उसको वो यूज एंड थ्रो में बिलीव कर रहा है और उसका अंजाम खुद भुगत भी रहा है। और थोड़ा-सा साइंस क्या जान लिया, अपने आप को लगता है कि वो भगवान समझने बैठा है कि उसको लग रहा है कि मैं नेचर को कंट्रोल कर लूँगा, मैंने कर, और मेरे से बड़ा सुपीरियर प्राणी कोई नहीं है, ठीक है। मतलब आदमी को भी पता है कि डायनासोर ने जिस तरह आतंक मचाया था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अर्थ पे, बाकी जानवर जो जैसे बिलों में घुसे रहते थे, ठीक है, तो अर्थ ने एक झटके में इनको खत्म कर दिया। ये साइंस भी हमारा बोलता है, राइट। तो मतलब आदमी को ये नहीं पता कि आदमी की तो औकात छोड़ो, अर्थ भी एक डॉट की तरह है पूरे यूनिवर्स में, राइट। सो आई मीन किस तरफ जा रहा है ये वर्ल्ड, मतलब क्या 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 होगा? सो 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 द पॉलिसी मेकर्स, द जनरल पब्लिक, दे नीड टू
इंट्रोस्पेक्ट, ओके, हमें अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वो जमाना चला गया पहले कि हम दो और हमारे दो, जमाना है हम दो हमारा एक, और मैं, और सबसे बड़ा परोपकार तो ये होगा कि हम दो और हमारा बस, कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, जीरो, हमारा जीरो, ठीक है। तो ऐसे महानुभाव जो है, महान आत्मा सबसे बड़ी परोपकारी होती है इस अर्थ के लिए। तो दैट वाज द आई मीन the things happening in the world today. So I think some the coming generations will think about it. So now let's come to the topic directly, contraceptive methods. Okay, so contraceptive methods का जो मेन एम है वो है प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। किसी भी तरह अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको रोकने के लिए जो मेथड्स अपनाते हैं, वही इसका एम होता है। और इसको हम फैमिली प्लानिंग भी बोलते हैं। और ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, दे आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, ओके। उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज, ओके, जैसे एड्स वगैरह वगैरह। और ये कुछ मेडिकल ग्राउंड भी होते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, राइट। तो वो सब भी मेडिकल ग्राउंड्स भी होते हैं। तो अब हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट मेथड्स, ओके। सो किसी भी कंट्रासेप्टिव, जो आइडियल कंट्रासेप्टिव होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मेन कैरेक्टर जो होता है वो होता है कि इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, ओके, एंड मींस इजी टू यूज। एंड दूसरा है कि इट शुड नॉट एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल, एंड इट शुड बी इजीली अवेलेबल, नॉट ओनली इजीली अवेलेबल, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, राइट। और एक्सेसिबल भी होना चाहिए, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, ओके। और इट शुड नॉट रिड्यूस द सेक्सुअल सेंसेशन, अदरवाइज पीपल विल नॉट यूज इट, राइट। So they are the main ideal characteristics of a contraceptive method. So तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्पेसिंग मेथड, इनको हम टेम्परेरी मेथड भी बोलते हैं, टेम्परेरी मेथड्स होते हैं ये। और दूसरा होता है आपका टर्मिनल मेथड्स, ओके, ये परमानेंट मेथड्स होते हैं, इनको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ओके, स्टेरिलाइजेशन मेथड। और स्पेसिंग मेथड जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं, जैसे बैरियर मेथड होते हैं। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, स्पर्म और एग्स को आपस में कंबाइन होने से रोका जाता है, ओके। देयर इज काइंड ऑफ बैरियर। तो ये बैरियर फिजिकल बैरियर हो सकता है, ओके, जैसे कंडम्स वगैरह, ओके, या कोई केमिकल बैरियर हो सकता है, जैसे कोई क्रीम वगैरह, राइट। या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या ओके। तो ये हो गया। दूसरे टाइप होते हैं इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हार्मोनल मेथड्स होते हैं, ओके। और उसके बाद कंसेप्शन हो जाने के बाद क्या करते हैं, वो मेथड्स होते हैं, ठीक है। और फिर नेचुरल मेथड्स होते हैं और टर्मिनल मेथड्स, ये सब आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, राइट। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि इसमें कोई डिवाइस यूज नहीं किया जाता, कोई केमिकल मेडिसिन वगैरह यूज नहीं किया जाता, ओके। इसमें केवल फीमेल अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको समझ के वो अंदाज लगाती है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होना है, ठीक है। और कौन सा पीरियड सेफ है, कौन सा पीरियड अनसेफ है, कि उस हिसाब से वो मैनेज करती है कि अनसेफ पीरियड में यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना होता है। सो दैट इज तो ऐसे मेथड्स को हम यानी बोलते हैं नेचुरल मेथड्स। ये तीन तरह के होते हैं। तो पहला जो नेचुरल मेथड है, वो जो हम, ओके, तो नेचुरल मेथड्स बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। और पहला जो है उसको उन्होंने रखा है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस होता है मींस नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। एंड दिस इज 100%, दिस इज द ओनली मेथड व्हिच इज 100% सेफ। इसमें कोई फेलियर रेट नहीं होता, ओके। नो सेक्स, नो प्रेगनेंसी, राइट। और दूसरा नेचुरल मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस इंटरप्टस और विथड्रॉल मेथड भी बोलते हैं इसको। तो क्वाइटस होता है इंटरकोर्स और इंटरप्टस होता है इंटरप्ट हो जाना। तो इसमें क्या होता है
कि जो सेक्सुअल एक्ट होता है उसको बीच में ही यानी बीच में ही इंटरप्ट कर दिया जाता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। यानी सीमेन इजैकुलेट होने से पहले ही पेनिस को वेजाइनल ट्यूब से बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं विथड्रॉल मेथड। पेनिस इज विथड्रॉन, पेनिस इज टेकन आउट ऑफ द वेजाइनल ट्यूब। ओके, और इसीलिए इसको यानी क्वाइटस इंटरप्टस बोलते हैं। एंड लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आई मीन दे आर नॉट सेफ एंड दे हैव अ फेलियर रेट ऑफ 20 to 23% फेलियर रेट। ओके, बिकॉज उसमें होता क्या कि जो इजाकुलेशन से पहले भी एक फ्लूइड निकलता है। ओके, उसको बोलते हैं प्री इजाकुलेटरी fluid. So that pre-ejaculatory fluid has some sperms. Okay, that may have some sperms, and those sperms may fertilize the egg. Okay, तो ये इसलिए इसका फेलियर रेट होता है। और तीसरा जो नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है उसको हम बोलते हैं सेफ पीरियड मेथड और रिदम मेथड। तो सेफ पीरियड मेथड में क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पिछले पढ़ा था पिछले टॉपिक में। तो हमने देखा था कि जो ओव्यूलेशन होता है, जो एग रिलीज होता है, वो 14th डे रिलीज होता है, राइट? ऑन एन एवरेज 14th डे ओव्यूलेशन होता है, सो इट इज अनसेफ डे। एंड तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन भी होता है, किसी में यानी 13 डे हो जाता है, किसी में 16th डे भी हो जाता है, राइट? तो सेफ्टी के लिए ये मान सकते हैं। तो यानी ये जो 14th डे से 3 दिन पहले और 14th डे के 3 दिन बाद। ओके, यानी ये जो टाइम पीरियड है, जो 11 डेज से लेके और ये जो 17 डेज तक, ये जो पीरियड है ये अनसेफ होगा, राइट? यानी 14 प्लस माइनस 3। ओके, तो ये हो गया, यानी 11 दिन से लेके और 17वें दिन तक ये अनसेफ पीरियड होता है, और बाकी जो डेज होंगे वो होंगे सेफ पीरियड। ओके, तो सेफ पीरियड में इट कैन सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन टेक प्लेस, बट तो फीमेल इस तरह यानी अपना रिदम जान लेती है अपनी, ठीक है, कि उसका सेक्सुअल साइकिल यानी कैसा किस डेज में चल रहा है, कि उसकी रिदम क्या है ओव्यूलेशन की, राइट? तो इसमें कई तरह के साइंस वो ऑब्जर्व कर सकती है अपनी बॉडी में। तो जब ओव्यूलेशन होता है तो फीमेल का बॉडी टेम्परेचर राइज होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है फीमेल बॉडी का, राइट? और दूसरे और भी मेथड होते हैं। जैसे उसमें वो होता है, फीमेल क्या करती है, जो वजाइना अपने वजाइना में कुछ म्यूकस सिक्रेशन होता है उसका, तो उस म्यूकस सिक्रेशन को वो फिंगर्स में ऐसे लिया जाता है। उसके बाद म्यूकस का अगर थ्रेड बन जाता है, थ्रेड बन जाएगा, ओके, तो इट मीन्स दैट इज अनसेफ। ओके, उसको होता है स्पिन बार्केट टेस्ट, स्पिन बार्केट टेस्ट बोलते हैं उसको। और मैं इसको टाइप कर देता हूँ, व्हाट इज स्पिन बार्केट टेस्ट, इज दैट स्पिन बार्केट टेस्ट। ओके, तो ये सेफ यानी पीरियड है कि अनसेफ पीरियड है, ये सब जानने के लिए ये सब यूज किए जाते हैं। और तो ये हो गया आपका, इसका भी, लेकिन ये भी 100% सेफ नहीं है। ओके, इसका भी फेलियर रेट है। ओके, और क्योंकि कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, ओव्यूलेशन मार्जिन नॉर्मली 14 दिन हो रहा है, लेकिन कभी कभी वो पहले हो जाता है, कभी आगे हो जाता है। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर कई वजह से हो सकता है, अगर फीमेल में स्ट्रेस है, ओके, तो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस और एनी अदर कंडीशंस may lead to irregularity and that may result in wrong calculation। ओके, तो इससे क्या होगा, फेलियर रेट हो जाता है 20-22% इसका फेलियर रेट हो जाता है। और नाउ लेट्स सी अबाउट, ओके, तो ये था थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड ये भी नेचुरल मेथड है। इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरोइया। लैक्टेशनल एमिनोरोइया, ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड होता है, ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में यानी जब जो लैक्टेटिंग पीरियड होता है, तो उस पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंडेड रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं, isn't it? तो इसमें क्या होगा,
जब तक यानी मदर बच्चे को दूध पिला रही होती है तब तक यानी सेफ है, पर ये हमेशा के लिए सेफ नहीं है। ओके, ये मैक्सिमम लिमिट इसकी 6 महीने होती है। ओके, यानी डिलीवरी के बाद 6 महीने तक यानी मैक्सिमम इसकी लिमिट है, और किसी में 3 महीने तक रहता है, किसी में 4 महीने। ओके, तो इस तरह ये डिपेंड करता है। तो ये भी 100% सेफ नहीं है, इसका भी फेलियर रेट है, काफ़ी फेलियर रेट है, 20 से 25% फेलियर रेट है, राइट? और इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ होता है, सस्पेंडेड रहता है। ओके, तो ये नेचुरल मेथड्स हैं। इसमें फीमेल अपने फिजियोलॉजिकल सिम्पटम देखती है कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, तो उस हिसाब से ये 4 मेथड होते हैं नेचुरल मेथड्स के, राइट? और अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। ओके, तो सेकंड मेथड डिस्कस किया था, ये है आपका बैरियर मेथड्स। ओके, तो बैरियर मेथड जैसे हमने पहले बताया कि इन बैरियर मेथड्स स्पर्म्स और एग्स को आपस में उनका कांटेक्ट नहीं होने दिया जाता। ओके, तो कई तरह के बैरियर क्रिएट कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला बैरियर जैसे कॉन्डोम्स, राइट? तो कॉन्डोम्स जो होते हैं वो दे आर कंपोज्ड ऑफ ए लेटेक्स, ओके, सॉफ्ट लुब्रिकेटेड लेटेक्स, राइट? और condoms also protect from sexually transmitted diseases। और कंडोम्स की जो मेन जो एक ब्रांड है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है निरोध, राइट? सो इट्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओके, टू प्रिवेंट कंट्रासेप्शन टू प्रोवाइड टू द जनरल पब्लिक। लेकिन कंडोम्स का भी फेलियर रेट होगा 20 to 23%। वो इसलिए क्योंकि समटाइम्स कंडोम्स में नॉट बी ऑफ गुड क्वालिटी और ये रप्चर हो जाते हैं। ओके, ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट उसमें रप्चर हो सकता है। ओके, और या कंडोम निकालते वक्त इट कैन बी सीमन कैन बी स्प्रेड इनसाइड द वजाइनल ट्यूब, सो इट हैज ए फेलियर रेट। एंड but they are not okay, they are not 100% protect, they are not protecting 100% from STDs. Okay, but they protect to great extent, okay, from like AIDS also, but it's there is no guarantee. Okay, but it has to some extent it has protection against STDs also. So yeah, about yes. Now condoms also have two types. One is male condom, so male condom, and another is female condom. So इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो मेल कंडोम के एक तरफ ये खुला है, इधर इधर बंद है, राइट? और ये इधर रबड़ की रिंग होती है। एंड जो फीमेल कंडोम है इसमें ये भी इस तरफ खुला हुआ है। ओके, इधर रबड़ की रिंग है ऊपर, और नीचे रबड़ की रिंग है लेकिन ये नीचे बंद है, राइट? तो इट इज क्लोज्ड, ओके, एट दिस एंड। ओके, जैसे मेल कंडोम है इसी तरह फीमेल कंडोम है। तो तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सर्विक्स पे फिट हो जाता है। ओके, यानी इसको फीमेल वजाइनल ट्यूब में इंसर्ट करती है और ये नीचे वाला पार्ट सर्विक्स पे फिट हो जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे फिट हो जाता है, राइट? तो इसको यानी आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो ये देखिए, तो ये वजाइना के थ्रू इसमें यानी इसको फीमेल कंडोम को फिट कर दिया गया। तो सर्विक्स पे ये पार्ट फिट हो गया, आगे वाला ये जो क्लोज्ड एंड है, जो बंद पार्ट है ये फिट हो गया, और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये आउटर रिंग जो है रबड़ रिंग है ये यानी जेनिटेलिया पे वल्वा पे फिट हो जाती है, राइट? तो इस तरह फीमेल कंडोम इज आल्सो नोन एज फैम सील्ड, फैम सील्ड। okay, so this is about female condom। and now let's see about barrier methods। okay, now next barrier method is diaphragms। तो डायफ्राम्स भी एक तरह के बैरियर मेथड होते हैं। तो ये लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ट्यूब डायफ्राम इट्स काइंड ऑफ ट्यूबुलर, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that fits in the vaginal tube। okay, and दूसरा जो होता है वो होता है सर्विकल कैप होते हैं। सर्विकल कैप जैसे ये है, डायफ्राम और सर्विकल कैप में डिफरेंस होता है कि सर्विकल कैप छोटे होते हैं, ठीक है? जैसे डायफ्राम थोड़ा बड़ा होगा, ओके, और सर्विकल कैप केवल सर्विक्स से फिट होता है। ओके, तो ये जो यूट्रस और
वेजाइनल ट्यूब के बीच में जो पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं, ये वाला। ओके, तो इससे फिट हो जाता है, तो ये सर्विकल कैप होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट मेथड इज, ओके, तो बैरियर मेथड हमने कर लिया। अब है नेक्स्ट मेथड, दैट इज केमिकल मेथड। तो हमने फिजिकल मेथड, नेचुरल मेथड किया है, दूसरा किया हमने बैरियर मेथड्स, तीसरा हम कर रहे हैं केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स मोस्टली बैरियर मेथड के साथ यूज करते हैं। ओके, और जैसे केमिकल मेथड्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, सो स्पर्मिसाइडल केमिकल्स इसमें होते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये कई कई फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ये जैसे टैबलेट्स के फॉर्म में, फॉर्म्स के फॉर्म में, ओके, टैबलेट्स, फॉर्म्स, जेलीज। ओके, तो ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। जैसे क्रीम है, तो क्रीम का एग्जांपल डेल्फिन, राइट। और जेली के ये एग्जांपल है परसेप्टिन, वोल्पर पेस्ट। ओके, ये आपको याद रखने हैं। एंड फॉर्म टैबलेट्स, एरोसोल फॉर्म। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ इसमें जो कॉमनली यूज्ड जो एसिड्स होते हैं कुछ, जैसे लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट वगैरह होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जो स्पर्म्स को किल करने में हेल्प करते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट एग्जाम में जो आता है एक और है स्पंज टुडे होता है। स्पंज टुडे ये एक केमिकल मेथड है। ये स्पंज टाइप होता है, कॉटन स्पंज टाइप होता है। ओके, ये डिपॉजिटरी होती है। ओके, यानी एक तरह ये डिपॉजिट कर दिया जाता है वेजाइनल ट्यूब में। और एक तरह की यानी सॉफ्ट टैबलेट होती है। तो इसमें जो केमिकल होता है उसका नाम है नोनोजाइलोन 9। तो यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, स्पंज टुडे क्या है, इट्स ए केमिकल मेथड। ओके, और इसमें जो केमिकल होता है वो कौन सा होता है, नोनोजाइलोन 9। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें स्पर्म्स की मेम्ब्रेन को यानी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, केमिकल ब्रेक कर देते हैं। और बाकी जो इजाकुलेट होता है उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं केमिकल मेथड्स। तो ये केमिकल मेथड के बारे में। लेकिन केमिकल मेथड्स मोस्टली बैरियर मेथड के साथ यूज किए जाते हैं, दे आर नॉट 100% सेफ। इसके फेलियर रेट वगैरह हम आगे ब्रीफली समराइज करेंगे। अब हम करते हैं इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। तो ये ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं जो यूट्रस में फिट हो जाते हैं। ओके, और इंट्रा यूट्रिन डिवाइस दो तरह के होते हैं। एक होता है हार्मोनल आईयूडीज। ओके, दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। यानी आईयूडीज जो होते हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस होते हैं, दो तरह के होंगे। एक में हार्मोन्स होते हैं, दूसरे में क्या होगा, कॉपर, इनर्ट होते हैं, वो कॉपर के होते हैं, राइट। तो तो आईयूडीज, पहले इसको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको आईयूडीज। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, तो ये इंट्रायूटेरिन डिवाइस है, ये आईयूडीज है। ओके, तो देखिए ये जो है ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, और ये जो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। ओके, यहाँ पे कॉपर का ये बॉडी इसकी, और ये प्लास्टिक वगैरह का बना होता है, राइट। और ये स्ट्रिंग होती है यहाँ पे, इसमें स्ट्रिंग है। तो इससे कॉपर धीरे धीरे कॉपर आयन रिलीज होते रहते हैं, राइट। और कॉपर आयंस दे कॉपर आयन क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं ये फिट कहाँ पर होते हैं आईओडी, जो कि मैं दिखा देता हूँ। यस, ये देखिए ये आईओडी फिट कर रखी है, राइट। तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस देखिए यहाँ पे यूट्रस में फिट किया हुआ है इसको, राइट। यू सी दिस इज द, तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी हो सकती है या कॉपर रिलीजिंग आईओडी हो सकती है। तो तो कॉपर कैसे काम करता है और हार्मोन कैसे काम करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो होती हैं वो धीरे धीरे कॉपर आयंस रिलीज करती रहती हैं। और कॉपर आयंस क्या करते हैं, वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। यानी ये कुछ कॉपर आयंस दे स्टिमुलेट रिलीज ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। ओके, उसको बोलते हैं टॉक्सिक साइटोकाइंस। तो ये क्या करते हैं, ये यानी मैक्रोफेज वगैरह सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर ये स्पर्म्स को यानी फेगोसाइटोज कर जाती है, उसको एनगल्फ कर जाती है, खा जाती है, राइट। तो
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कोप्रायंस सप्रेस स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है, ये याद रखना आपको, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो कोप्रायंस कैसे काम करते हैं? दे सप्रेस स्पर्म मोबिलिटी, ओके, एंड कोप्रायंस आल्सो inhibit the ability of the sperm to fertilize the egg, यानी जो स्पर्म की जो एबिलिटी होती है एग को फर्टिलाइज करने की, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह ये काम करते हैं, राइट। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, दे सप्रेस स्पर्म मोबिलिटी एंड स्पर्म एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग, ओवम। और इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एग्जांपल याद रखना है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल याद रखना है, जो एग्जाम में आता है कई बार। और इसमें आप ये है मल्टीलोड कॉपर T25। एग्जाम में ये T20 ये नहीं लिखा होगा, कॉपर T25 नहीं लिखा होगा। वो पूछेगा आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो आपको कॉपर रिलीजिंग आईडी का नाम इसमें केवल मल्टीलोड लिखा होगा, राइट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, राइट। और हार्मोन रिलीजिंग आईडी, राइट। तो हार्मोन रिलीजिंग आईडी में हार्मोन होते हैं, राइट। हार्मोन जो होते हैं वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होगा या केवल प्रोजेस्टेरोन होगा, यानी राइट। तो इसमें हम पहले हार्मोन रिलीजिंग, तो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं पहले मैं आपको बताना चाहेंगे, राइट। क्योंकि जो आगे आएगा ओरल पिल्स, ओके, जिसमें उनमें उनसे भी हार्मोन्स होते हैं, और ये जो आईडी होते हैं इनमें भी हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स के जो इनमें यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, राइट, या केवल प्रोजेस्टेरोन होता है। तो इसमें हार्मोन कैसे काम करते हैं ये हम आपको यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ दे एक्ट एज कंट्रासेप्टिव मेथड। तो बेसिकली इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपको यहाँ पे हम समझाते हैं आगे, आपको समझाएगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। Okay, I'm trying to find out that negative feedback mechanism. पीछे तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन फीमेल्स वो हमें देखना, यस दिस इज देयर। तो हमने पढ़ा था कि जो हाइपोथैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन बनता है उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, ओके, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे गया, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन बनाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। ओके, ये नॉर्मल हम बता रहे हैं, नॉर्मल जो फीमेल्स में जो हार्मोन बनते हैं, राइट, नॉर्मल सिनेरियो जो ऐसे होता है, राइट। और उसके बाद हमने देखा था ओवरीज में, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ओवरीज में फॉलिकल मैच्योर करवाता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है, और जब फॉलिकल की ग्रोथ होती है तो फॉलिकल की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन, इजंट इट। और और ये एलएच क्या करता है, आपने पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था, एलएच क्या करता है, जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर फॉलिकल को रप्चर करवा देता है, ब्रेक करवा देता है, ओवुलेशन करवाता है, राइट। और ओवुलेशन होने के बाद हमने देखा था कॉर्पस ल्यूटियम में बन जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाती है, इजंट इट। ये नॉर्मल फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, राइट। तो यानी हाइपोथैलेमस का हार्मोन आएगा ये वाला पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ये 2 बनाएगी, एफएसएच फॉलिकल ग्रोथ करवाएगा, एलएच मैच्योर फॉलिकल को ब्रेक करता है, राइट। और तो इस तरह एस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्रस की ग्रोथ मेंटेन करवाता है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, और प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी ग्रोथ को मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी में, ये हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ओके, तो ये तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो जितना ये बनता जाता है वो उतना ही और उसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक से भी काम करते हैं ये, ओके। यानी इनका अमाउंट जैसे धीरे-धीरे बढ़ने लगता है तो ये
और ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोथैलेमस को भी, पिट्यूटरी को भी, ओके, ताकि पिट्यूटरी और बनाए, ये बनाए और ज़्यादा इनका अमाउंट बढ़ जाए। लेकिन जब इन हार्मोन्स का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम करने लग जाते हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हार्मोन, ये पिट्यूटरी को भी रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, हाइपोथैलेमस को भी स्टॉप करेंगे, ओके। ये हाइपोथैलेमस को स्टॉप स्टॉप करेंगे कि वो जीएनएच ये हार्मोन ना बनाए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ना बनाए, ओके। ये नहीं बनेगा तो फिर पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगी, और पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगी तो एलएचएफएस नहीं बनेंगे, राइट? और एलएचएफएस नहीं बनेंगे तो इनका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, इज़न्ट इट? और और ये एंटी पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करते हैं, नॉट टू प्रोड्यूस एलएच एंड एफएसएच, यानी ये पिट्यूटरी को भी रोकेंगे कि ये पिट्यूटरी एलएच और एफएस हार्मोन ना बनाए, क्योंकि ये नहीं बनेंगे तो फिर ये नहीं बनेगा, आगे नहीं बनेगा। तो इस तरह इसकी नॉर्मल लिमिट मेंटेन रहती है, ओके। तो जब नॉर्मल लेवल कम हो जाता है तो पॉजिटिव फीडबैक काम करता है, और जब नॉर्मल लेवल से हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से काम करने लगते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में और आईयूडीज में, जो हार्मोनल आईयूडीज उसमें यूज़ करते हैं। तो 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 हम क्या करते हैं, जो फीमेल जो ओरल पिल खाती है या जो उसके आईयूडी में जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, राइट? तो उसमें फीमेल की बॉडी में ब्लड में जो है इन दोनों हार्मोन का लेवल बढ़ा देते हैं, काफ़ी बढ़ा देते हैं, ओके। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, ओके। नॉर्मल लेवल से एक्सेस लेवल पे आ जाता है। तो ये दोनों हार्मोन नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करने लगेंगे, राइट? यानी सिंथेटिक हार्मोन होते हैं वो, राइट? जो हार्मोनल आईओडी में भी और ओरल पिल्स में भी सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, ओके। और तो हम आर्टिफिशियली फीमेल के ब्लड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा देते हैं, और इससे क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक से काम करेंगे। तो ये एलएच एफएस वगैरह नहीं बनेंगे, और इससे फॉलिकल भी मैच्योर नहीं होगा, राइट? और फॉलिकल मैच्योर भी नहीं होगा, और फॉलिकल मैच्योर भी अगर हो भी जाता है तो एलएच नहीं बनेगा, तो वो ब्रेक भी नहीं होगा, राइट? तो इस तरह ये यानी एस्ट्रोजन जो होता है वो एनओव्यूलेटरी है, ओके। एनओव्यूलेटरी मीन्स दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ऐसे प्रोजेस्टेरोन भी एनओव्यूलेटरी मीन्स दे इनहिबिट ओव्यूलेशन को रोकते हैं ये। एंड तो इस तरह एक तरह से बॉडी को बेवकूफ बनाया जाता है, बी फूलिंग ऑफ द सिस्टम, ओके। तो बॉडी को लगता है कि यानी ऑलरेडी हार्मोन लेवल काफी बन चुका है, तो अभी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है, यानी ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, मैच्योर फॉलिकल नहीं बन पाएगा, ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। तो ये मैकेनिज्म है। तो ये हमने, ओके। तो जो हार्मोन रिलीजिंग आईडी है कैसे काम करती हैं, ये भी आप ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट किया है, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो हार्मोन रिलीजिंग आईडीज हैं, ओके, तो यानी हार्मोन जो है, चाहे आईडी में हो चाहे वो ओरल पिल्स में हो, तो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओके, बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो अभी हमने डिस्कस किया है। और दूसरा, these hormones, okay, these IUDs, okay, they make the endometrium of the uterus unsuitable for implantation, यानी यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम में इस तरह चेंजेस कर देते हैं कि यूट्रस का एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन ही नहीं कर पाएगा, ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सर्विकल म्यूकस जो होता है, सर्विक्स होता है, सर्विक्स में म्यूकस का प्लग बनता है, हमने बताया था, म्यूकस का प्लग होता है, राइट? तो ये जो म्यूकस की क्वालिटी चेंज कर देता है, उसको कम थिक, मोर थिक कर देता है, ओके, ताकि स्पर्म एंटर ना कर पाए यूट्रस, वजाइना से यूट्रस में एंटर ना कर पाए स्पर्म, राइट? तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। और फिर है आईडीज की वजह से जो फेलोपियन ट्यूब्स की जो मूवमेंट है बढ़ जाती है, बहुत तेज तेज मूवमेंट होती है, और उससे क्या होता है, जो फर्टिलाइज जायगोट होता है, जो वो बड़ी जल्दी जल्दी बहुत जल्दी नीचे आ जाता है यूट्रस की तरफ, और यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए तैयार भी नहीं हुआ होता,
तो क्या होगा, तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। ओके, तो प्रीमैच्योर माइग्रेशन यानी करवा देते हैं, एक्सेस मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये इस तरह हार्मोन आईओडी काम करते हैं। और जो ओरल पिल्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करते हैं। पहले तीन सेम होते हैं, ओके, और चौथा उसमें होता है कि वो हार्मोन, जो पिल्स में जो हार्मोन होता है वो फैलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी कम करेगा, यहाँ पे बढ़ा रहा है। ओरल पिल्स का जो हार्मोन है वो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की एक्टिविटी कम कर देगा, ताकि नीचे वो जा ना पाए, और नीचे यानी स्पर्म नीचे से ऊपर ना पाए, ओके, और ऐसे ही जो जायगोट है वो नीचे ना पाए। तो इस तरह हार्मोन्स काम करते हैं, राइट। तो हमने कॉपर रिलीजिंग आयोडी का एग्जांपल बताया आपको। ऐसे आपको हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का भी एग्जांपल याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी के दो होते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, एग्जांपल दे देंगे तो आपको ये आपको एक ये प्रोजेस्टेरोन आयोडीज, इसमें नहीं प्रोजेस्टेरोन होता है, और उसका एग्जांपल है प्रोजेस्टा, इसको बोलते हैं प्रोजेस्टा शर्ट, ओके। और एक है लेवनोरगेस्ट्रिल आयोडीज बोलते हैं इनको, उसका एग्जांपल है LNG-20। तो प्रोजेस्टा शर्ट एंड LNG-20 ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी। मल्टीलोड क्या है, कॉपर रिलीजिंग आयोडी, राइट। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आगे चलते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, एंड दैट इज ओरल पिल्स। माउथ से खाते हैं इसलिए बोलते हैं ओरल पिल्स, और हार्मोनल पिल्स क्योंकि इनमें हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को प्रोजेस्टोजन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिंथेटिक होते हैं तो उसको प्रोजेस्टोजन भी बोलते हैं, या प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टिन, ओके। और इनको ओरल कंट्रासेप्टिव भी बोलते हैं। तब इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स सी, ओके। तो ओरल पिल्स जो होती हैं ये यस इनका टाइप्स होते हैं। तो पहली टाइप ओरल पिल होती है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स जो होती हैं, जस्ट 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, कहाँ चला गया। ये सो कंबाइंड यानी ओरल पिल यानी ये 4 तरह की होती हैं, ठीक, 4-5 तरह की। तो ये कंबाइंड पिल होती हैं, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होगा, राइट। अभी सिंथेटिक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होगा। और एक होती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ओके, उसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होगा, राइट। प्रोजेस्टेरोन का जैसे नाम होता है मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरोन को प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं या प्रोजेस्टोजन भी बोल सकते हैं, राइट। सो कंबाइंड पिल हो गया, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल हो गया दूसरी तरह की। और तीसरे की ओरल पिल होती है, वो होती है पोस्ट क्वार्टल पिल, यानी क्वार्टल होता है इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के बाद, पोस्ट मतलब बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है उसके बाद जो पिल ली जाती है उनको पोस्ट क्वार्टल पिल बोलते हैं। इनको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल भी बोलते हैं, और इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स को मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ही बोलती हैं, आपको याद रखना है। और तो ये सब जो होते हैं स्टेरॉइडल पिल्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, और सिंथेटिक स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके अलावा एक नॉन स्टेरॉइडल स्टेरॉइडल पिल भी होती है, ओके, जो 1 से महीने में एक बार ली जाती है, ओके। उसको आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। ये सहेली इसका एग्जांपल है, पिल का नाम है सहेली, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन। नेक्स्ट, ओके।
तो हार्मोनल पिल्स कैसे काम करती है हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे इनहिबिट ओवुलेशन, ओके, यानी क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये यूट्रस की ग्रोथ नहीं करवाएगा, राइट, और फॉलिकल भी मैच्योर नहीं होंगे वगैरह, और तो ये एनाबोलिटरी होते हैं। और ये तीनों पॉइंट सेम है। और ये चौथा, दे इनहिबिट मूवमेंट एंड सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, ये चौथा पॉइंट है। और तो कंबाइंड पिल हम डिस्कस कर रहे हैं, ओरल पिल डिस्कस कर रहे हैं। ओरल पिल में पहला टाइप है कंबाइंड ओरल पिल्स, राइट। तो इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। ओके, एस्ट्रोजन सिंथेटिक एस्ट्रोजन का एग्जांपल इसने दिया है इथाइल एस्ट्राडायोल, ओके, मेंस्ट्रानोल। और प्रोजेस्टेरोन का एग्जांपल इसने दिया लेवोनोर्गेस्ट्रिल, राइट। ये आप याद रखना है। और इसका एग्जांपल है, कंबाइंड पिल का एग्जांपल है माला डी, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है, ओरल पिल जो होती है वो क्या होता है 21 दिन ली जाती है, उसके बाद 7 दिन का गैप होता है, या 7 दिन में प्लासिबो टेबलेट होती है, यानी इसमें हार्मोन नहीं होगा, केवल खाली यानी नाम मात्र की टेबलेट होती है, प्लासिबो बोलते हैं उसको। तो यानी जो 28 दिन का साइकिल है उसमें 21 दिन यानी टेबलेट खाई जाती है, बाकी 7 दिन का गैप होता है। इस तरह यानी रेगुलरली जाती है कंबाइंड पिल्स होती हैं। एग्जाम्पल है माला डी एंड माला एन, ओके। और नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, जैसे हमने बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। और नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव पिल्स में जो केमिकल कंपोनेंट है उसका नाम है सेंटक्रोमेन, ये आपको याद रखना है, पीएमटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए, ओके। उसको होता है एक्टिव प्रिंसिपल या एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है इसमें होता है सेंटक्रोमेन होता है, ये केमिकल होता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस नॉन स्टेरॉइडल कंट्रासेप्टिव वाज डेवलप्ड बाय सीडीआरआई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है, लखनऊ सीडीआरआई। और इसका ट्रेड नेम है जो मार्केट में जिस नाम से बिकता है उसका है सहेली, बोलते हैं उसको सहेली। और तो ये शुरू में यानी ये 2 बार ली जाती है, ओके, ट्वाइस ए वीक, ओके। शुरू के 3 महीने ट्वाइस ए वीक ली जाती है, और 3 महीने बाद फिर ये वंस ए वीक ली जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह इसका यूज करते हैं। और अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ओके। तो ये हमने कुछ पिल्स डिस्कस किए हैं, ओरल पिल्स, हाउ दे वर्क। एंड ओरल पिल्स के नॉर्मली यानी साइड फेलेरेट हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। थोड़ा फेलेरेट भी होता है इनका। और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके डिसएडवांटेज नहीं होते हैं, सम डिसएडवांटेज लाइक नोजिया, वोमिटिंग, ओके, ब्लोटिंग, तो ये सब कुछ इनके साइड इफेक्ट कुछ होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इनके ओरल पिल्स के। तो अगला जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, यानी इसको ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, ओके। उनको बोलते हैं डेपो प्रोवेरा भी बोलते हैं, डेपो प्रोवेरा। टाइप कर देता हूँ, इसमें लिखा नहीं इसने। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स कॉल्ड डेपो प्रोवेरा, ओके। सो नॉर्मली हर 2-3 महीने में इंजेक्ट किए जाते हैं ब्लड में, और इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, राइट। यानी जो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगता है उसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, उसको जिसको प्रोजेस्टिन बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है डीएमपीए एंड नेटेन, राइट। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स के, आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट इज, ओके, तो नेक्स्ट कंट्रासेप्टिव इज इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या करते हैं, उनको स्किन के नीचे थोड़ा सा कट लगाते हैं, ओके। उसको होता है इंसिजन होता है, माइनर कट इन द स्किन, और स्किन के नीचे उसको इंसर्ट करवा देते हैं, ओके। तो इसलिए इसको इम्प्लांट बोलते हैं। और ये कहीं भी लग सकता है, यानी पीछे या बटक्स में पीछे, राइट, तो या यहाँ पे आर्म में या लेग्स में, तो ये इसको इंसिजन लगा के
फिट कर सकते हैं, और इसलिए इनको सबडर्मल इम्प्लांट भी बोलते हैं, तो ये डर्मिस के नीचे इम्प्लांट होते हैं, सबडर्मल इम्प्लांट्स। और इसका जो एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हैं। एक होता है नॉरप्लांट, ये देखिए नॉरप्लांट जो है, नॉरप्लांट छोटे-छोटे सिलेंडर होते हैं, ये देखिए आप 6 सिलेंडर होते हैं छोटे-छोटे, ये देयर आर 6 सिलेंडर्स, और इस तरह इनका अरेंजमेंट होता है, ओके। एंड ये सिलिकॉन वगैरह के बने होते हैं, और इन्हीं सिलेंडर में यानी हार्मोन भरा होता है, राइट, और धीरे-धीरे वो फिर हार्मोन रिलीज होता रहता है ब्लड फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो ये नॉरप्लांट इसका एग्जांपल है, यानी इम्पोर्टेंट है, यानी इंजेक्टेबल, सॉरी, जो इम्प्लांट्स का एग्जांपल है नॉरप्लांट। नॉरप्लांट कंसिस्ट ऑफ 6 फ्लेक्सिबल सिलिंडर्स होते हैं ये। और दूसरा इम्प्लांट का एग्जांपल है इम्प्लानॉन। इम्प्लानॉन एक सिंगल होता है, सिंगल सिलेंडर होता है, राइट, इम्प्लानॉन। और ये 5-6 साल तक इनका यानी ड्यूरेशन होती है, लाइफ होती है। तो ये दिस इज अबाउट सबडर्मल। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट कंट्रासेप्टिव। ये नया मेथड है, बहुत ज्यादा यूज में नहीं है क्योंकि न्यू मेथड है। तो इसको बोलते हैं न्यूवा रिंग। न्यूवा रिंग जो होता है इसको वेजाइनल रिंग भी बोलते हैं। ओके, ये रिंग होती है, और ये इसमें हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और इसको वजाइना में फिट कर दिया जाता है, और धीरे धीरे फिर वजाइना से ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है। ओके, और वजाइना का जो म्यूकोसा होता है उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करता रहता है, ब्लड में चला जाता है वो। तो इस तरह ये न्यूवा रिंग्स होती हैं, ओके, वेजाइनल रिंग्स होती हैं। सो दैट इज अनदर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ओके, अब है पोस्ट क्वाइटल, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, ओके, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। ओके, तो तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की जब पिल ली जाती है वो 72 घंटे के अंदर ले लेनी चाहिए। ओके, यानी इट एक्ट्स बेस्ट विद इन 72 आवर्स। तो जितना जल्दी हो, जितना जल्दी पिल लेंगे, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, अनसेफ सेक्स के बाद जितना जल्दी हो सके ये पिल लेंगे, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये विद इन 72 आवर्स ले लेना चाहिए, जितना डिले करेंगे उतना ही इसका फेलियर रेट ज्यादा होता है, राइट। तो इट्स इम्पोर्टेंट, it should be taken within 72 hours of protected sexual act। और इसमें क्या करता है, शुरू में 2 कंबाइंड पिल्स दी जाती हैं, राइट, उसके बाद जो है 2 पिल और दी जाती है 12 घंटे बाद। ओके, ये इसका मेथड है। या इसमें दूसरा जो होता है वो होता है आपका जो सिंगल पिल दी जाती है अगर, तो उसमें होता है माइफेप्रिस्टोन। नीचे दिखो इसमें, 1 मिनट। नीचे बॉटम पे लगा हुआ लेफ्ट साइड में एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल होती है, एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल। ओके, इसको माइफेप्रिस्टोन भी बोलते हैं। ओके, RU486, इसको फ्रेंच ड्रग है, RU486। ओके, इसको बोलते हैं माइफेप्रिस्टोन बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है, माइफेप्रिस्टोन। इसको एंटी प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है। ये सिंगल पिल होती है, राइट, इस सिंगल पिल में माइफेप्रिस्टोन होता है, और ये माइफेप्रिस्टोन क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है। ये प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है। जब प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक हो जाएगा क्या होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, isn't it? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन को। तो क्योंकि प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की ग्रोथ मेंटेन करवाता है, राइट, तो जब प्रोजेस्टेरोन ही ब्लॉक हो जाएगा तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाएगा, isn't it? तो इस तरह यानी ये जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इम्प्लांटेशन रोकती हैं। इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा उसका। अगर इम्प्लांट हो भी जाएगा तो ये ब्लास्ट रैपिड मूवमेंट करवाता है ये यूट्रस की वॉल की। तो जो इम्प्लांटेड जो है ब्लास्टोसिस्ट, अगर इम्प्लांट अगर होने की स्टेज में है तो वो सेड ऑफ हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह फर्टिलाइजेशन को भी रोकने की कोशिश करता है और इम्प्लांटेशन को भी रोकने की कोशिश करता है। तो दैट इज हाउ इट इज दिस। इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके, एट सिंगल इन ए सिंगल पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट मेथड,
तो ये परमानेंट मेथड होते हैं और इनको स्टेरिलाइजेशन मेथड बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। तो ये करने के बाद यानी पर्सन बिकम स्टेराइल, बिकॉज इनका जो रिवर्सिबिलिटी रेट है, यानी वापस नहीं कर सकते इसको, रिवर्स नहीं कर सकते इनको, एक बार हो गया तो हो गया, राइट। रिवर्सिबिलिटी इज वेरी वेरी पुअर, नेग्लिजिबल। तो इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, ओके। तो मेल का हम देखते हैं पहले। मेल में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होती है, नीचे टेस्टिस स्पर्म बनते हैं, ये ऊपर वास्ट डिफरेंस के थ्रू ऊपर जाते हैं, तो वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, काट के उसको थोड़ा फोल्ड करके और थ्रेड से बांध देते हैं यहाँ पे, ओके। ये देखिए यहाँ पे बांध दिया को, वास्ट डिफरेंस कट एंड टाइड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये आप क्या करना है, स्टेराइल परमानेंट मेथड्स दे इनहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, इजंट इट। इसको बोलते हैं वासेक्टोमी, ये आप याद रखना है, वासेक्टोमी बोलते हैं। और ऐसे फीमेल में ऐसे फ्लोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, इसी फ्लोपियन ट्यूब सर कट एंड टाइड, बांध यहाँ पे बांध दिया गया है। और इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन। तो ये परमानेंट मेथड्स होते हैं एंड दे आर क्वाइट सेफ। नाउ यस, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो कंट्रासेप्टिव मेथड यानी उनका एवरेज फेलियर रेट हम यहाँ पे देखेंगे, यानी दे आर नॉट 100% सेफ, यानी इनका फेलियर रेट भी होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे एवरेज फेलियर रेट देख रहे हैं, एवरेज, राइट। यानी 100 वुमन अगर उसको यूज करनी है साल भर में, तो 100 वुमन में से यानी वो कितना परसेंट सेफ रहा, राइट, और कितना परसेंट फेल रहा, राइट। तो यहाँ पे याद रखना है। तो अगर कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं किया जा रहा है, तो प्रेगनेंसी होने के चांस जो है वो 90% होते हैं। यानी when you don't use any contraceptive method, when there is no contraceptive method, then failure rate is 90%, isn't it? 90% यानी फेलियर रेट है, 90% चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट मेथड है नेचुरल मेथड, हमने पहले डिस्कस किया था, 20 से 22% जो इनका 20 से 30% फेलियर रेट होता है नेचुरल मेथड्स का। नेचुरल मेथड में हमने देखा था, क्वाइटस इंटरप्रिटेशन में बताया था कि 20 से 23% होता है, ऐसे कॉन्डम्स का 20 से 20% होता है, राइट। और केमिकल कंट्रासेप्टिव्स का 20% हो गया। बैरियर मेथड का 10 से 15% होता है। ये आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ट दिया है, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, राइट, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए चार्ट दिया है। ओरल कंट्रासेप्टिव होते हैं, यस, ये भी याद रखना है, पिल्स होती हैं, ओरल पिल्स का जो फेलियर रेट है वो 2 से 3% होता है, राइट। और आईयूडीज का भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस का फेलियर रेट 6% होता है, 6%। और जो इम्प्लांट्स होते हैं उनका लेस देन 1% होता है, इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स का लेस देन 10% होता है, राइट। ये डिपेंड करता है कि कैसे कितनी सेफ्टी के साथ उसको यूज किया जा रहा है। तो ये एवरेज फेलियर रेट आपको दिया गया है, जो आपको याद रखने हैं। और फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल और हैज हायर फेलियर रेट और हैज मोर सक्सेस रेट। तो आपको एक याद रखने के लिए एक तो जो परमानेंट मेथड्स होते हैं वो यानी मोस्ट ये सेफ होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इजंट इट। और जैसे मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन आता है, राइट, तब ट्यूबेक्टमी वैसेक्टोमी। और उसके बाद जो रिवर्सिबल मेथड होता है, जैसे आईयूडीज होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, वो इसके बाद सिक्योर होते हैं, यानी पहले सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये आईयूडीज इम्प्लांट्स होते हैं। और उसके बाद इससे कम इफेक्टिव होते हैं, वो होते हैं ओरल पिल्स, यानी जो फेलियर रेट होता है कम, ओरल पिल्स। उसके बाद ये जो सबडर्मल पैच, ओके, पैचेज आते हैं, अलग तरह के होते हैं वो, ये स्किन के ऊपर लगते हैं, सबडर्मल ये इम्प्लांट होते हैं और ये स्किन के ऊपर लगते हैं पैचेज। और रिंग होती हैं, जैसे मैंने बताया न्योवा रिंग बताया था, इंजेक्टेबल होते हैं, राइट। और उससे भी कम यानी जो इफेक्टिवनेस होता है, ओके, वो है कॉन्डोम्स, विड्रॉल मेथड एंड स्पर्मिसाइडल केमिकल्स। तो यानी जैसे जैसे इधर जाएंगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी, कंट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी, यानी फेलियर रेट इधर जाएंगे तो कम होता जाएगा, इट। इधर जाएंगे तो फेलियर रेट बढ़ता जाएगा, इधर फेलियर रेट कम हो रहा है, इधर जाएंगे तो फेलियर रेट ज्यादा हो रहा है, इट।
या इसको देखें इफेक्टिवनेस की टर्म में देखेंगे तो इफेक्टिवनेस यानी इधर इधर ज़्यादा हो रही है, इफेक्टिवनेस इधर कम हो रही है। तो ये कन्वीनियंस के लिए आपके लिए। और तो हमने बताया था पहले कि ओरल पिल्स के यानी जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओके, माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, नोजिया, मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होते हैं, इरिटेट होती है फीमेल वगैरह, ओके, एंड ब्रेथलेसनेस, हेडेक वगैरह, तो ये माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं ओरल पिल्स के। और ये हमने कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको दिए यहाँ पे। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो ब्रीफली हम आपको इसको बता देते हैं, ऑलरेडी कुछ एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो तो यहाँ पे ब्रीफली समराइज करने के लिए, यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए, यानी इनका ब्रीफ एक्शन भी, मोड ऑफ एक्शन भी यहाँ पे समराइज कर दिया मैंने। और एडवांटेज डिसएडवांटेज ये ब्रीफली यानी आपको समराइज करने के लिए यहाँ पे दिया। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स काफी इफेक्टिव होती हैं, काफी कॉमन फीमेल्स यूज करती हैं, राइट। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलेट करती हैं। इनका डिसएडवांटेज है कि माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, और थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील भी होता है, ओके। और ये शुड नॉट बी यूज्ड बाय वुमन ओवर 35 इयर्स ऑफ एज, ओके। यानी 35 इयर्स से पहले ही, यानी जो एज है वुमन की, उन्हीं एज ग्रुप में लेनी यूज करनी चाहिए। और जो वुमन स्मोकिंग करती हैं या जिसको कोई अदर रिस्क फैक्टर है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, राइट, तो उनको ये सब नहीं लेनी चाहिए, राइट। जैसा इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं, ये 2-3 महीने चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो इरेगुलर हो जाती है, इसका ये डिसऑर्डर होता है। और फर्टिलिटी भी कम हो सकती है इससे, ओके, स्टेरिलिटी आ सकती है। और इसमें अचानक, मतलब आप अगर प्रेगनेंसी चाहते हो तो अचानक ये रिवर्स नहीं होता है, यानी हार्मोन जो इंजेक्ट किया गया वो धीरे-धीरे उसका इफेक्ट कम होता है। तो 6 से 12 महीने के बाद लग जाते हैं नॉर्मल इसको डिसकंटिन्यू करने में। आईयूडी जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस होते हैं, तो इंट्रायूटेरिन डिवाइस में आपको ध्यान ये रखना है कि हालाँकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, कई साल चल जाते हैं, 5 से 7 साल चल जाते हैं। लेकिन इनका जो नुकसान होता है कि ये होता है कई बार अ, ये इन्फेक्शन कर देते हैं यूट्रस में, ओके, उसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, पीआईडी, पीआईडी इसमें का मेंशन है, यस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो यूट्रस का डायमीटर में उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, कि इरिटेशन होने लगती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और क्रैम्प्स यानी जोर-जोर से, यानी क्रैम्प्स होने लगते हैं, ओके, जोर-जोर से यानी पेनफुल कंट्रैक्शंस होने लगते हैं। और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी ब्लीडिंग बढ़ जाती है। मेंसेस जब होते हैं, ब्लीडिंग रेट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आईयूडीज़ की वजह से। अ, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अ, जिस कपल को अभी कोई बेबी नहीं हुआ है, ओके, बच्चा नहीं हुआ है, तो वो उनको आईडी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको पीआईडी अगर हो गया तो यूट्रस की वॉल वगैरह डैमेज हो जाती है, एंड दैट तो फर्दर प्रेगनेंसी होने में वहाँ पे चांस कम हो रहता है। ओके, प्रेगनेंसी यानी तो जिसको एक भी बच्चा नहीं है उसको ये सब आईयूडी यानी अवॉइड करना चाहिए। और जिसको एक बच्चा मान लीजिए हो गया, दे डोंट वांट मोर किड्स, सो दे कैन यूज आईयूडी, इजंट इट। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो स्पर्मिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल मेथड्स होते हैं, उसमें हालांकि इनका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मोस्टली ये कंडोम्स वगैरह के साथ यूज करते हैं इनको। और ये लेकिन काफ़ी मतलब काफ़ी हेडेक वाला काम हो जाता है कि कंडोम के साथ ये भी लगाओ, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। और डिसएडवांटेज है कि इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले यानी इसको लगाना पड़ता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और फिर आपका कंट्रासेप्टिव जो डायफ्राम है, ओके, ये भी इसका थोड़ा ये आपको यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है कोई। डिसएडवांटेज ये है कि पहले से इसको इंसर्ट करना पड़ता है, ये वाला डिसएडवांटेज है। और फिर रिदम मेथड जो मैंने बताया था कि ये भी कोई रिलायबल साइड इफेक्ट तो नहीं है, 100% सेफ है, लेकिन ये रिलायबल बिल्कुल नहीं है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। विड्रॉल मेथड भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन रिलायबल नहीं है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और स्टेरिलाइजेशन मेथड में इसमें फायदा है कि
मोस्ट रिलायबल मेथड है, लेकिन ये सर्जरी करके करना पड़ता है। ओके, और ये परमानेंट है। अब दोबारा किसी को रिवर्स करना हो तो रिवर्स नहीं कर सकते ये। तो दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस मेथड्स। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है, और इसमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं नीट में हमेशा, तो ये आपको यानी पढ़ना है। और आई public will also get benefit, okay, from this, and along with the medical students. Okay, so that is all about contraceptive methods. Okay, so thanks, have a nice day.